नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन सी। और सेक्शन सी का जो आपका पहला क्वेश्चन आता हुआ था क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन क्या है देखो, रिलेशन आर ऑन सेट ए, दिस इज द गिवन सेट। सेट में जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 5 इज डिफाइंड एज। अब ये जो रिलेशन आर है वो किसके इक्वल है, एक्स वाई के इक्वल है, सच दैट मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 8। अब ये वैल्यू जो है एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी क्योंकि मॉडुलस वैल्यू है, ये 8 से कम होनी चाहिए। अब कहता है विद रिस्पेक्ट टू दिस रिलेशन, क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस रिलेशन आप चेक करो कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिट। चेक करने के लिए कहा गया, शो करने के लिए नहीं कहा गया। चेक करने का मतलब होता है फिर हर लिहाज से होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करता हूँ, देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या आप एग्री करते हो कि देखो रिफ्लेक्सिव के लिए जो आर, ये जो रिलेशन है वो कैसे लिखा जाएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए लिखा जाएगा एक्स के साथ एक्स की इमेज आएगी। पहले तो ये बताओ एग्री करते हो। सच दैट मोड ऑफ, फिर वाई की जगह क्या आ जाएगा एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और लेस देन 8। अब ये जो वैल्यू आएगी आपकी ये जीरो आएगी। जीरो तो 8 से छोटा होता है, दैट इज रिफ्लेक्सिव। तो भैया रिफ्लेक्सिव तो है ही, रिफ्लेक्सिव ये है आपका। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। इसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। के बाद जब आप सिमेट्रिक की बात करोगे तो सिमेट्रिक में देखो क्या है। सबसे पहले तो हम ये मानेंगे कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब जो रिलेशन है आपका आर वो क्या होगा, लेट एक्स वाई। तो हम ये मान के चल रहे हैं सच दैट मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन 8। ठीक है, अब एक बात बताओ, जैसे एक्स वाई में आपने ले लिया 2 और 1। मान लो एक्स आपका 2 है और वाई आपका 1 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 1 का स्क्वायर 4 - 1 3, 3 लेस देन 8 होगा। अब इसी को अगर मैं वाई एक्स कर देता हूँ, तो जो आपका 2 1 था वो 1 2 होगा। तो 1 2 में 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 2 का स्क्वायर 4, फिर -3 आ गया। और -3 जो है ये भी आपका 8 से छोटा ही होता है। तो अगर एक्स वाई बिलोंग करेगा इस रिलेशन में तो वाई एक्स भी करेगा ही करेगा। ठीक है, तो आप कहोगे देन वाई एक्स will also belongs to R. Then yx will also belongs to R. That is mod of y square minus x square. It will be less than 8. ठीक है, दैट इज सिमेट्रिक। तो ये क्या हो गया, हाँ जी, हाँ बिल्कुल होगा। बोलो किस पे चेक करना। 4 5 है भाई, पहले यहाँ भी होना चाहिए ना। जब यहीं नहीं होगा तो फिर यहाँ पे क्या चेक करो। एक्स वाई ऐसे पहले एक्स वाई बिलोंग होना चाहिए, मैंने यही कहा। सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि पहले एक्स वाई बिलोंग होना चाहिए। अगर एक्स वाई, मैं ये कह रहा हूँ अगर एक्स वाई बिलोंग करेगा इस कंडीशन को तो वाई एक्स करेगा ही करेगा। अब चाहे कोई भी केस ले लो, क्योंकि जो भैया एक्स वाई है वही तो वाई एक्स आएगा, क्योंकि मोड है, वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है आपकी। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। अब नेक्स्ट वैल्यू आती है आपकी, तो ट्रांजिटिव के लिए देखो पहले लेट 1 2 बिलोंग्स टू आर, इसका जो डिफरेंस है 8 से छोटा होगा। एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, इसका डिफरेंस भी 8 से छोटा होगा, होगा ना। नाउ तो ये आप कह रहे हो ये ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है, बी सी जो है वो ये बिलोंग कर रहा है। अब चेक करो ए और सी को। नाउ A, C दैट इज 1 3 विच इम्प्लाइज 1 स्क्वायर - 3 स्क्वायर। क्या ये 8 से छोटा होता है, नहीं, ये 8 से छोटा नहीं होता, ये इक्वल हो, दैट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो भैया ट्रांजिटिव तो नहीं है, दैट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो गिवन रिलेशन है आपका, ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर हो गया, तो ये था एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी का ऑप्शनल क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्वेश्चन नंबर 26 का ये ऑप्शनल क्वेश्चन है कि अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर एस एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। आपको कहा जा रहा है जो एफ एक्स है वो किसके इक्वल है, वो ए एक्स प्लस बी के इक्वल है। सच दैट एफ ओ वन इक्वल टू वन। एफ ओ वन का मतलब एक्स की वैल्यू वन है, एफ ओ वन, और ये वाई की वैल्यू है, यानी कि पूरे एफ एक्स की वैल्यू भी वन है और एक्स की वैल्यू भी वन है। अच्छा, इसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ आपको कि अगर आप इस रिलेशन को देखो, देखो ये आपकी एफ एक्स की वैल्यू है और एफ ऑफ वन वन के इक्वल है, तो कैन आई से दैट हियर एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एज एफ ऑफ वन किसके इक्वल है, वन के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ एक्स, यानी कि इसकी जगह तो वन आ जाएगा, ये वैल्यू वन है, इक्वल टू ए इंटू एक्स, फिर एक्स की जगह भी वन आ जाएगा प्लस बी। इसका मतलब एक इक्वेशन तो आपके पास आ गई कि ए प्लस बी जो है वन के, इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर वन। फिर आगे देखो क्या कहा जा रहा है, एंड एफ ऑफ टू इक्वल टू थ्री। अब इस पर आ जाओ। नाउ एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू इक्वल टू थ्री। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका एक्स है वो तो टू है, और जो आपका पूरा एफ है ये एफ एक्स की वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ एक्स की जगह तो क्या आ जाएगा थ्री, और ये जो एक्स है इसकी जगह क्या आ जाएगा टू, और प्लस में क्या आ जाएगा बी। ये क्लियर हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे, इट इम्प्लाइज, मैं बोल सकता हूँ टू ए प्लस बी इक्वल टू थ्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर टू। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग वन एंड टू। और सॉल्विंग वन एंड टू से पहले मैं एक बार क्वेश्चन पूरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में और आगे है, फाइंड द फंक्शन एफ एक्स। उसको सॉल्व करके जो ए और बी की वैल्यू आएगी वो रखोगे तो एफ एक्स आ जाएगा, तो सॉल्व करके ही आएगा। फिर क्या करो, जो फंक्शन आप फाइंड कर लोगे तो फिर आप चेक भी करो कि ये जो फंक्शन है वो वन वन और ऑन टू है या नहीं, वन वन और ऑन टू है या नहीं है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप सॉल्व करो इसको। जब आप सॉल्व करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू वन, और सेकंड इक्वेशन क्या है, टू ए प्लस बी इक्वल टू थ्री। तो सीधा कर दें, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल, माइनस टू ए प्लस ए क्या हो जाएगा, माइनस ए, और माइनस थ्री प्लस वन क्या हो जाएगा, माइनस टू। तो भैया ए की वैल्यू तो टू, ए की वैल्यू क्या होगी, टू हो, ठीक है। अब इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो, मैं वन में पुट कर रहा हूँ, पुट ए इक्वल टू टू इन इक्वेशन वन। तो ए की जगह टू, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस टू, दैट इज माइनस वन। बी इक्वल टू क्या, तो बी आपका हो गया माइनस वन और ए हो गया टू। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया विच इम्प्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू, ए आपका कितना है टू, तो ये हो जाएगा टू एक्स, और बी आपका कितना है माइनस वन, तो ये आपका एफ एक्स आ गया। अब मुझे चेक करना है कि ये वन वन है या ये नहीं है। तो पहले वन वन के लिए तो क्या होगा, लेट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जब आप एफ ऑफ एक्स वन निकालोगे तो ये हो जाएगा टू एक्स वन माइनस वन, और जब आप एफ ऑफ एक्स टू निकालोगे तो ये हो जाएगा टू एक्स टू माइनस वन। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो माइनस वन से तो माइनस वन कैंसिल हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो टू एक्स वन है आपका, ये टू एक्स टू के इक्वल हो जाए, और टू से टू भी कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि जो एक्स वन है आपका एक्स टू के इक्वल है। अब एफ ऑफ एक्स वन भी एफ ऑफ एक्स टू के इक्वल है, और एक्स वन भी एक्स टू के इक्वल है, दैट इज वन वन, दैट इज वन वन। अब ऑन टू के लिए क्या करना है, वाई को एक्स में चेंज करना होता है। अब देखो ये आपका वाई, अब हमें चेक करना है ये ऑन टू है कि नहीं है, तो फोर ऑन टू। देखो y इक्वल टू क्या है आपका, टू एक्स माइनस, तो पहले x की वैल्यू निकाल, माइनस को यहां ले जाओ, तो टू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस वन,
तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स की वैल्यू हो जाएगी y+1/2। अच्छा सिंपल सी बात समझो, देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या थी? 2x-1 थी। और एक्स की वैल्यू क्या आई है आपकी? y+1/2। अगर मैं इस एक्स की जगह इस वैल्यू को रखता हूं, ध्यान से देखना, तो 2y+1/2 -1 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कैन आई से दैट एफ एक्स इज इक्वल टू y+1 - 1, ये भी कैंसिल। तो एफ एक्स वाई के इक्वल ही तो आ गया, दैट इज पॉइंट। इतना शॉर्ट फॉर्म में ये ऐसे क्वेश्चन में सीधे ही डायरेक्टली देखो, अगर एफ एक्स एक्स की वैल्यू पुट करके एफ एक्स वाई के इक्वल आ जाता है तो डायरेक्टली प्रूव हो जाता है कि वो ऑन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, दैट इज एफ एक्स इज 1, 1 एंड, बोलो भाई क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, हाँ जी, ऑन टू वाला कुछ और पूछना है? क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये था आपका एनालिसिस इस क्वेश्चन का। The next question is question number 27. Again, by very, very, very important. If root 1 minus x square plus root 1 minus y square equal to a within bracket x minus y, prove that dy by dx is equal to this. देखो डायरेक्टली x और y से सॉल्व नहीं होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, ये मैंने आपको पहले बताया भी था जब हमने चैप्टर 2 किया था कि 1 माइनस फॉर्म हो तो एक्स फॉर्म साइन या कॉस में लेते हैं वेरिएबल को, यहाँ 1 माइनस फॉर्म है। व्हाट वी विल डू हियर, से पुट x इक्वल टू साइन थीटा और y को ले लेते हैं साइन फाइव। तो इसका मतलब ये जो आपका गिवन फंक्शन है ये क्या हो जाएगा? रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा? रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इक्वल टू में हो गया a विद इन ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में क्या है? x माइनस वाई। तो x की वैल्यू क्या है? साइन थीटा और y की वैल्यू क्या है? साइन फाइव। बोलो भाई क्लियर हो गया था? ठीक है, आप ध्यान से देखो, जब आप रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका? कॉस थीटा। इसी तरह से आप देखो, जब आप रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? कॉस फाइव। तो प्लस में क्या हो गया? कॉस फाइव। इक्वल टू में हो गया ए साइन थीटा माइनस साइन फाइव। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है? बोलो जी। मैंने पूछा कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है? तो आप कहोगे सर 2 cos a + b/2 और इंटू में कॉस a - b/2। अब ये आपका a है, ये आपका b है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैन आई से दैट जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो आपकी क्या हो जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 2 cos a + b/2। तो जब आप a + b/2 करोगे तो ये हो जाएगा थीटा +5/2 और फिर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा -5/2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो जी ये भी हो गया। अब ये हो गया आपका साइन ए माइनस साइन बी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ भैया साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है? आप कहोगे सर ये होता है 2 cos a + b/2। मैं उम्मीद करता हूँ आप यही कहोगे। और साइन a - b/2। ठीक है, 2 cos a+, तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा जी? इक्वल टू में ये हो जाएगा आपका इक्वल टू, पहले तो ये आपका एज इट इज, फिर हो जाएगा 2 cos a + b/2। a + b/2 क्या होगा? थीटा +5/2 और इंटू में क्या हो जाएगा? साइन, इंटू में हो जाएगा साइन थीटा -5/2। यहां तक वो डाउट है तो बताओ, यहां तक सारी चीजें क्लियर है? ठीक है,
अब ये देखो दोनों साइड को इक्वेट करके कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, देखो एक तो टू कैंसिल हो रहा है और ये कैंसिल होने में भाई बहुत जल्दी रहती है। टू से टू कैंसिल, और कॉस थीटा प्लस 5/2 दोनों साइड सेम वैल्यू है, ये भी कैंसिल। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से तो आ गया आपके पास कॉस विद इन ब्रैकेट थीटा -5/2, और राइट हैंड साइड से आपके पास एक तो आ गया ए, और ये हो गया साइन विद इन ब्रैकेट थीटा -5/2। इसमें भी कोई डाउट है तो बताओ। तेरा गानी ठीक है। अब आप ये देखो कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो आप ऐसे लिखोगे साइन थीटा -5/2, तो कॉस बाय साइन क्या होगा, कॉट होगा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा -5/2 और इक्वल टू में ए। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हो गया विच इम्प्लाइज, तो मैं लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू, या अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से एज इट इज चलना चाहते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा -5/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कॉट जब यहां जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि थीटा -5/2 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स है। और ये जो टू है, जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होना चाहिए, थीटा -5 इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स है। अच्छा थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन थीटा, आपने साइन थीटा इक्वल टू एक्स लिया, आपने साइन थीटा को एक्स लिया था, तो थीटा की वैल्यू क्या हुई, साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह से आपने साइन फाई को वाई लिया था, तो भैया फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स वाई। बात समझ में आ रही है? तो थीटा को इससे आप रिप्लेस करोगे और फाई को इससे रिप्लेस करोगे, तो कैन आई से दैट कि थीटा की जगह तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, और फाई की जगह क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स वाई, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉट इनवर्स ए। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया? अब जो प्रूफ करना है उस पर जाने से पहले इसको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हमें डीवाई बाई डी एक्स निकालना है, इतना तो पता है। तो मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे, जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है जी, क्या हो गया, 1/√1 - एक्स, और माइनस साइन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव 1/√1 - y²। और ये जो y है उसका भी डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होना चाहिए, dy/dx। वेरी गुड। अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन, ये बताओ जी इसका डेरिवेटिव क्या, आईआईटी लेवल का क्वेश्चन जो मैंने पूछा ना, सिर्फ 2 cot इनवर्स a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा। चलो, एक की तो खिड़की खुली, जीरो होगा भाई, थोड़ा ध्यान से, बड़ी जल्दी रहती है तुम्हें, कॉट है तो जी ये होगा और ये होगा। अब देखो हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो इसकी फाइंड करनी है, तो ये जो माइनस वाला पार्ट है ये, इसको मैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में ले जाऊं तो राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/√, तो जो पॉजिटिव लिख दिया उसकी साइड चेंज, तो जिसका साइन चेंज करके लिखा है ये आपका ऐसे हो गया, ये आपका एज इट इज ही है, तो ये अपनी साइड में है तो 1/√1 - x²। अब आप क्या एग्री करते हो, विच इम्प्लाइज कि dy/dx की वैल्यू क्या होगी, तो ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ वन से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 - y², और अपॉन में क्या है, 1 - x² है, ऊपर नीचे स्क्वायर रूट है, तो मैं इसको ले सकता हूँ 1 - y² अपॉन 1 - x²। अब देखो यही तो प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था, dy/dx इज इक्वल टू √1 - y² अपॉन 1 - x²। ये आपका क्या हो गया, 2, हैंस आपने प्रूव कर दिया कि ये जो dy/dx है इट इज इक्वल टू √1 - y² अपॉन 1 - x²। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
क्लियर हो गया? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी क्वेश्चन का ऑप्शनल क्वेश्चन है, और ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है आपका, ए y इज इक्वल टू 10x होल पावर x, देन फाइंड dy बाई dx। अब देखो फंक्शन की पावर वेरिएबल है, कैसे करोगे? लॉग लेके, वेरी गुड। तो क्या करोगे? लॉग लेके। तो आप कहोगे फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर y इक्वल टू 10x होल पावर में क्या है? x, होल पावर में क्या है? x। देन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग log on both sides। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? log y। इसको सीधा लिख दूं मैं, x log 10x, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप log y का डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा 1/y, और y का क्या हो जाएगा? dy बाई dx। ये क्लियर हो गया? ठीक है, और यहाँ तो प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो log 10x का डेरिवेटिव 1/10x, और फिर 10x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x। अब प्रोडक्ट रूल है तो क्या हो जाएगा? प्लस, नाउ सेकंड फंक्शन ये log 10x ये आपका एज इट इज, और फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, ये आपका कुछ ऐसे आ जाएगा। तो कैन आई से दैट कि dy बाई dx, अब ये जो डिवाइड हो रहा है देखो, इसको पूरे को ब्रैकेट में रखो, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और विद इन ब्रैकेट x को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो ये होगा x सीकेंड स्क्वायर x, और अपॉन में क्या आएगा? 10x, और प्लस log 10x इंटू 1 log 10x। अच्छा जी, y की वैल्यू क्या थी? 10x होल पावर x। तो इसका मतलब जो आपका dy बाई dx है, y की वैल्यू क्या है? 10x होल पावर x, विद इन ब्रैकेट क्या होगा? x सीकेंड स्क्वायर x, अपॉन में क्या आएगा? 10x प्लस log 10x, and this is the final answer of this question. This is the final answer of this question. ठीक है, again extremely important। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। अब इसमें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर को टी ले लो। तो आपने कहा, मैं सीधा लिख रहा हूँ, देखो ये आपका आई, पहला स्टेप क्या होगा? पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? न्यूमरेटर में भी टी स्क्वायर, नहीं न्यूमरेटर में क्या होगा? टी, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? टी। एक मिनट भाई, इंटीग्रेशन का साइन नहीं आएगा, चीज का ध्यान रखना। पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, फिर से लिख देता हूँ, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन टी में नहीं चला गया, या आपने किसके लिए किया है? फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। तो आप लिखोगे पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, एंड देन अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखो न्यूमरेटर वाला एक्स स्क्वायर है, ये हो जाएगा टी, ये क्या हो जाएगा? t+4, और ये क्या हो जाएगा? t+9, इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे? a अपॉन t+4, और प्लस में क्या हो जाएगा? b अपॉन t+9। ये क्लियर हो गया? ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कहना है से दैट t विल बी इक्वल टू a के साथ क्या आ जाएगा? t+9, और b के साथ क्या आ जाएगा? t+4। ठीक है, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो। अब देखो, पुट t+9 इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज
t इक्वल टू -9 इन इक्वेशन 2। तो t की जगह क्या आ जाएगा -9, तो ये हो गया -9। तो पूरा ही जीरो ले लिया, ये तो जीरो ही हो गया। और t की जगह -9 + 4 रखोगे तो -5 भी। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू आ गई आपकी 9/5। b की वैल्यू क्या आ गई 9/। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, नेक्स्ट इसको देखो। पुट t + 4 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू क्या होगा -4। इसको भी किसमें पुट करोगे, इन इक्वेशन 2। t की जगह -4 रखो, यहाँ t की जगह -4 रखोगे, 9 - 4 क्या हो जाएगा 5a। तो ये तो पूरा ही जीरो है क्योंकि t + 4 जीरो है। अब a की वैल्यू क्या आ रही है -4/5। a इक्वल टू -4/5। नेक्स्ट स्टेप क्या, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। a की जगह क्या -4/5। इसका मतलब ये जो इक्वेशन 1 है आपकी, ये जो आपकी इक्वेशन 1 है, दिस इज द इक्वेशन 1। तो एक ही जगह क्या आ जाएगा -4/5। पर टी का भी साथ में लिख देते हैं, एंड टी इक्वल टू x² इन इक्वेशन 1। तो जहां टी है वहां तो हो जाएगा x², जहां टी है वहां क्या हो जाएगा x² + 4। फिर जहां टी है वहां क्या हो जाएगा x² + 9 इक्वल टू a। वैल्यू ऑफ a क्या है -4/5। तो ये हो गया -4/5 अपॉन में क्या हो जाएगा, t की जगह x² + 4। और b की वैल्यू क्या आई थी 9/5। तो जहां b है b, इसकी जगह हो जाएगा 9/5 अपॉन में क्या हो जाएगा x² + 9। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या करना, अब x जिस फॉर्म में आपका क्वेश्चन था उस फॉर्म में आना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। नाउ व्हाट वी विल डू, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे तो ये तो पूरा आई, और ये कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा -4/5 साइन ऑफ इंटीग्रल d²। देखो ये इसको मैंने लिखा है x², और इसको मैंने लिखा 2², तो आइडेंटिटी में आ गया। फिर ये कांस्टेंट है 9/5, तो आपने लिखा 9/5 साइन ऑफ इंटीग्रल अगेन dx। इसको आपने लिखा x², और इसको आपने लिखा 3², इसको आपने लिखा 3²। क्लियर हो गया था, ठीक है। अब देखो आगे, अब i इक्वल टू क्या हो गया आपका -4/5। अब ये क्या होगा 1/a, ये आपका a है 1/2 tan 1 x/a, तो x/2 कुछ ऐसा होगा। प्लस ये आगे 9/5 हो गया, इसमें a क्या है 3, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा 1/a tan 1 x/a। और प्लस में क्या हो जाएगा c। बोलो भाई यहां तक कोई डाउट। और जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो i की वैल्यू हो जाएगी -2/5, और ये हो गया आपका tan 1 x/2। अब ये हो गया आपका 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो प्लस में क्या हो गया 3/5, और ये हो गया tan 1 x/3, प्लस में क्या हो गया c। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो भाई क्लियर है, ठीक है। तो ये था आपका एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 28 का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसी क्वेश्चन का आपका ऑप्शनल क्वेश्चन, ये आई थिंक मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन है आपका। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, वी हैव टू इवैल्यूएट 1 2 3। ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। मोड ऑफ, देखो उसका क्रिटिकल पॉइंट तो होगा 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा 2। अब ध्यान से देखना, इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा 3।
ये तो इसी लिमिट में आ जाएगा। बस अब आपको ये देखना 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव, क्योंकि मोड की दो वैल्यूज होती है। 1 और 3 के बीच में जैसे यहाँ पे आप 2 रखो तो क्या आएगा, पॉजिटिव आ रहा है ना। तो यानी कि इसका तो, इस अगर मैं इसको अब आगे लिखता हूं तो इट विल बी इक्वल टू, तो क्या आप एग्री कर दो, फर्स्ट वाले मॉडुलस फंक्शन तो हो जाएगा 1 2 3, और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि जो उसका क्रिटिकल पॉइंट है उससे हम आगे जा रहे हैं। 1 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव ही होगा, 1 से बड़ा है तो क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको देखो, ये आपका 2 है और ये आपका, अब देखो ये आपकी वैल्यू 2 आ रही है, अब ये आपका ब्रेक होगा, क्योंकि 1 से, यहाँ तो 1 ही था, जो क्रिटिकल पॉइंट था वही लिमिट में था। यहाँ पे जो ये पॉइंट है उसके बीच में आ रहा है, अब ये आपका जाएगा A to B प्लस B to C, यानी कि 1 से लेके 2 तक और 2 से लेके 3 तक। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब आगे नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, जो नेक्स्ट वाला जो आपका मॉडुलस फंक्शन है ये हो जाएगा आपका 1 to 2। अब 1 से लेके 2 का मतलब क्रिटिकल पॉइंट से छोटा, 1 और 2 के बीच में है ना, तो यानी कि नेगेटिव वैल्यू, -(x - 2) dx, यहाँ भी भैया dx आएगा इसके साथ। और फिर आप जाओगे 2 से 3 यानी क्रिटिकल पॉइंट से आगे, यानी कि जब x 2 से बड़ा है तब इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो ये हो गया x - 2 dx। अब देखो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो भी लिमिट वाला पॉइंट है, ये रहा, तो ये भी 1 to 3 में ही आएगा, 1 to 3। अब 1 to 3 के बीच में अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो 2 - 3 क्या होगा, नेगेटिव होगा। 2 - 3 क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि यहाँ से जो रिजल्ट आएगा मेरे पास वो नेगेटिव वैल्यू है। उसका मतलब आप ये कह सकते हो जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -(1 to 3) x - 3 dx। बोलो भाई क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो फर्स्ट वाला केस है इसकी लिमिट भी क्या है, 1 to 3, और जो लास्ट वाला केस है ये जो रेड वाला है इसकी लिमिट भी क्या है, 1 to 3। इन दोनों को आप एक साथ लिख सकते हो। बात समझ में आ रहा है? डेफिनेट इंटीग्रल में जो सेम लिमिट होती है उसको हम एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इट विल बी इक्वल टू 1 to 3। अब यहां से जो वैल्यू है वो है x - 1, और लास्ट वाले केस में जो वैल्यू है माइनस विद इन ब्रैकेट x - 3। तो ये हो जाएगा माइनस विद इन ब्रैकेट x - 3, और ये होल ब्रैकेट और साथ में क्या कर दो, dx। सॉरी, अब देखो ये प्लस है, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और लिमिट क्या आएगी, 1 to 2, और ये हो जाएगा x - 2 dx। और लास्ट वाले केस में क्या आ गया, लिमिट क्या है, 2 to 3, तो +2 to 3, ये क्या हो गया, x - 2 dx। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको रफली यही सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा x - 1 माइनस एक्स, और माइनस माइनस क्या होगा, +3, एक्स से एक्स कैंसिल, 3 - 1 2, तो बेसिकली ये आएगा 2 dx। इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, तो बेसिकली क्या आप एग्री करते हो, इट विल बी इक्वल टू, पहले तो 2 देन 1 3 और dx। ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। ठीक है, या मैं इसको सीधा लिख ही दूं x, समझ में आ रहा है ना आपको? तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x ही होगा। तो मैं बेसिकली लिख रहा हूं यहाँ पे, ये हो जाएगा 2, dx का इंटीग्रल क्या होगा, x, और लिमिट क्या आएगी, 1 to 3। अब आप ये देखो, जब आप इस x को इंटीग्रेट करोगे, यस, ये माइनस आएगा आपका पहले तो, और ये हो जाएगा x² बाय 2। उसके बाद -2 को इंटीग्रेट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो -2x, तो ये हो गया -2x, और जो आपकी लिमिट है ये होगी 1 से लेके 2। इसके बाद आप ये देखो, जब आप x को इंटीग्रेट करोगे, जब आप x को इंटीग्रेट करोगे तो प्लस में क्या आ जाएगा, x² बाय 2। उसके बाद जब आप -2 को इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा -2x, और जो आपकी लिमिट है ये हो जाएगी 2 से लेके 3 तक। ये आपकी हो जाएगी लिमिट 2 से लेके 3 तक। अब देखो ये जो वैल्यू है ये तो 2 आपका एज इट इज रहेगा। अब अपर लिमिट 3 - 1, सीधा लिखूं 2, भैया ये तो हो गया 2 माइनस, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो, जब आप इस पे अपर लिमिट रखोगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4,
टू का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4/2 क्या होगा 2, -4 होगा। ये क्लियर हो गया। अच्छा माइनस लोअर लिमिट रखोगे, ये होगा 1/2, 1/2 और माइनस क्या होगा 2। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 - 4 क्या होगा -2, और -4 + 1 क्या होगा -3/2। ये भी एग्री करते हो, तो 2 जा क्या होगा 4, -4 -3 -7/2, तो ये आ गया -7/2। बात समझ में आ रही है? फिर से बता देता हूँ, 2 आपने यहाँ पे रखा, 4/2 क्या हो गया 2, फिर इस 2 को रखा तो 2 - 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर आपने यहाँ 1 रखा तो ये हो गया 1/2, फिर यहाँ पे 1 रखा माइनस। अब मैंने कहा 2 - 4 होगा -2 होगा, और 2 2 जा 4, -4 + 1 होगा -3/2, और माइनस माइनस एक मिनट भाई, माइनस माइनस प्लस होगा, +3/2 होगा, और ये हो जाएगा -4 + 3 कितना होगा -1/2। अब ये -1/2 और ये माइनस क्या होगा +1/2। समझ में आ गया? इस पूरे को सॉल्व करके आएगा +1/2, ये आ गया आपका +1/2। ये क्या आ गया +1/2। अच्छा आगे वाली वैल्यू देखो आप, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे 3 रखो, तो 3 का स्क्वायर 9/2, फिर यहाँ पे हो गया -6, पहले तो ये हो गया, माइनस लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर 4/2 तो 2 -4। अब ये होगा 2 6 जा 12, 9 - 12 कितना होगा -3/2, और 2 - 4 होगा -2, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये होगा 2/1। फिर ये हो जाएगा आपका -3, 2 जा क्या होगा 4/2, तो ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी आ रहा है आपका 1/2, तो प्लस में आप लिखो 1/। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो बेसिकली ये तो हो गया 2 2 जा 4, हाफ प्लस हाफ 1 ही लिख दूं सीधा, 4 + 1 क्या हो गया 5, बस यही आपका आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। क्लियर हो गया? ठीक है, बस ये याद रखना, जब भी क्रिटिकल पॉइंट होता है जैसे यहाँ पर, और वो क्रिटिकल पॉइंट या तो लोअर लिमिट या अपर लिमिट पर जाता है, तो ए बी और बी सी में नहीं जाओगे, फिर उसमें एक ही डेफिनेट इंटीग्रल का केस बनता है, फिर उसमें बस ये देखना है कि इसके हिसाब से पॉजिटिव आएगा या ये नेगेटिव आएगा, उसके बीच की वैल्यू, बस इस चीज का ध्यान रखना है। हो गया क्वेश्चन? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29 क्या है आपका? फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय x² dy/dx -xy = x² cos² y/2x, गिवन दैट व्हेन x = 1 y = π/2। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि कांस्टेंट की भी एक फिक्स वैल्यू आएगी। पहले तो देखो dy/dx का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को मैं कह सकता हूँ x² से डिवाइड करेंगे। पहले तो देखो गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन इज, ये हो जाएगा आपका x², ये हो गया आपका dy/dx -xy = x² cos² और y/2x, ये आपका कुछ ऐसा। फिर आपने कहा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x, जब आप डिवाइड करोगे तो देखो इसको डिवाइड करके तो समझ में आ ही रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy/dx। अब ये वाला केस देखो, ये आपका है xy/x², राइट? तो x से x कटिए तो y/x ही आएगा ना, तो -y/x। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी माइनस, मैं विद इन ब्रैकेट लिख रहा हूँ y/x। इसके बाद जब आप इसको x² से डिवाइड करोगे लाइक दिस, तो x² से x² कट जाएगा, ये हो जाएगा cos² y/2x, तो ये हो जाएगा इक्वल टू में cos²। अब y/x को देख के समझ में आ रहा है होमोजीनियस केस है, तो होमोजीनियस वाले केस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है पुट, अब y है ना dy, तो y = bx, तो पहले तो मैं ये कह सकता हूँ विच इम्प्लाइज y/x = b होगा। अच्छा अब ये जो इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट करो, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का तो हो जाएगा dy/dx। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लो। फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये हो जाएगा dv/dx। ठीक है,
अब नाउ इक्वेशन वन कैन बी रिटन एज, नाउ इक्वेशन वन कैन बी रिटन एज, देखो फर्स्ट वैल्यू जो आपकी इक्वेशन वन की है वो आपकी है डी वाई बाई डी एक्स, उसको मैं इससे रिप्लेस करूंगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो सबसे पहले आप लिखोगे वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट विद इन ब्रैकेट वैल्यू है वो है वाई बाई एक्स, और वाई बाई एक्स जो है वो किसके इक्वल है, वो वी के, यानी कि माइनस वी, फिर ये क्या होना चाहिए माइनस वी। अच्छा इक्वल टू में आ जाओ, अब इक्वल टू में जो ये केस है ध्यान से देखो, ये है कॉस स्क्वायर, ये ऐसे रहेगा, लेकिन y बाय एक्स को मैं v लिखूंगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूँ कॉस स्क्वायर v बाय टू, बात आ रही है समझ में, तो इक्वल टू में क्या होगा कॉस स्क्वायर v बाय टू, इक्वल टू में होगा कॉस स्क्वायर v बाय टू, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो v से आपका v कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका, अब देखो ये dv है, तो ये v वाला केस है, तो मैं इसको ले सकता हूँ dv अपॉन कॉस स्क्वायर वी बाय टू, ये मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो ये dx राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा dx और ये हो जाएगा dx बाय एक्स, तो dv और dx न्यूमरेटर पोजीशन पर आ गए। अब क्या करोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब देखो ये वन बाय कॉस, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर वी बाय टू और dv, और इक्वल टू में हो जाएगा dx बाय एक्स। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो सीकेंड स्क्वायर थीटा का होता है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन वी बाय टू, और वी बाय टू का मतलब अपॉन में वन बाय टू, इक्वल टू में डी एक्स बाई एक्स है, ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा सी। अब पहले तो देखो ये वन बाय टू है, ये न्यूमरेटर पोजिशन में जाएगा तो क्या हो जाएगा टू टेन वी बाय टू, इक्वल टू में क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी। अब देखो क्वेश्चन में जो आपको कंडीशन दी गई है, क्वेश्चन में एक आ गया आपको कि एक्स की वैल्यू क्या है वन और वाई की वैल्यू क्या है पाई बाय टू, तो पहले तो वी की वैल्यू पुट करोगे उसके लिए, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ टू टेन, अब एक्स वी की वैल्यू वाई बाय एक्स, तो मैं इसको लिखूँ वाई बाय टू एक्स, इक्वल टू क्या है लॉग एक्स प्लस सी, इसको इक्वेशन टू ले लो। अब एक्स की जगह क्या पुट करोगे वन, और वाई की जगह पाई बाय टू, तो जब इसको सॉल्व करो तो देखो वाई की जगह जब आप पाई बाय टू रखोगे तो पाई बाय टू और ये टू फोर एक्स की जगह, यानी कि बेसिकली ये तो हो गया पाई बाय फोर, तो ये हो गया टू टेन पाई बाय फोर इक्वल टू इस एक्स की जगह वन रखोगे तो ये हो जाएगा लॉग वन, और लॉग वन होता है जीरो, तो ये वैल्यू तो जीरो होगी, और टेन पाई बाय फोर होता है वन, तो सी की वैल्यू क्या आ गई टू, जो भी ये वैल्यू आई है इसको पुट कर दो, पुट सी इक्वल टू टू इन इक्वेशन टू, जब इसको इक्वेशन टू पे पुट करोगे तो व्हाट वी विल हैव विच इंप्लाइज ये हो जाएगा टू टेन वाई बाय टू एक्स, इक्वल टू में क्या हो जाएगा लॉग एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा टू, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्लियर हो गया, ठीक है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एलपीपी का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्टी, क्वेश्चन नंबर थर्टी है आपका सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, हमें ये बताना कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, फंक्शन क्या है 500x प्लस 300y, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। अब देखो फर्स्ट कांस्टेंट क्या है x प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू 12, तो इसको मैं ले लेता हूँ L1, ठीक है। उसके बाद सेकंड कांस्टेंट क्या है आपका 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12, इसको हम ले लेते हैं L2। इसके बाद नेक्स्ट कांस्टेंट क्या है 4x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 20, इसको हम ले लेते हैं
L3। अब इसका तो कोई काम ही नहीं होता, ये बस ये शो करता है कि भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पहले L1 वाला केस है। L1 वाले केस को मैं लिख सकता हूँ x+2y इक्वल टू में करोगे ना, लीनियर इनइक्वालिटी से तो होगा नहीं। अब मैं x ले रहा हूँ और y ले रहा हूँ। अब आप ये देखो, अगर आप y को जीरो लेते हो, y को जीरो, अगर आप y को जीरो लेते हो तो x कितना होगा? 12 होगा। और अगर आप x को जीरो लेते हो, y कितना होगा? 6। अब इसको यहाँ लिख देते हैं। जब x हमारा जीरो है तो y है 6, और जब y हमारा जीरो है तो x कितना है? ये केस हो गया आपका L1। बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट केस ले लो L2। L2 L2 को कैसे लिखोगे? 2x+y इक्वल टू 12। अगेन ये हो गया x और ये हो गया y। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो अगर आप x को जीरो लेते हो तो y 12, और अगर y को जीरो लेते हो तो x 6। इसका उल्टा हो गया। अब x आपका जीरो है तो y कितना है? 12। और y आपका जीरो है तो x कितना है आपका? 6। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया था? ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड केस। थर्ड केस ये बात है। थर्ड केस है आपका L3। और L3 क्या है? 4x+5y इक्वल टू 20। अब अगेन ये हो गया x और ये हो गया y। अब देखो, अगर आप x को जीरो लेते हो, x को जीरो लेते हो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। 5 4 जा 20। और अगर आप y को जीरो लेते हो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। इसका मतलब हो गया x जीरो तो y 4, और y जीरो तो x 5। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है। अब जो भी इंफॉर्मेशन आई है इसके बेसिस पर हमें बनाना है ग्राफ। सबसे पहले तो ये हो गया आपका y एक्सिस, उससे ये हो गया आपका x एक्सिस। ठीक है। उससे पहले बात करते हैं लाइन वन की। लाइन वन का पहला पॉइंट क्या है? 0 पर 6। तो मैं मान लेता हूं ये पॉइंट 0 है और ये वाला पॉइंट क्या है आपका? 6। ठीक है। 0 पर 6 है। तो दूसरा पॉइंट क्या है? 12 पर 0। तो एक्स एक्सिस पर मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है ये 12 पर 0 है। तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर, तो जो लाइन वन है आपकी कुछ इस तरह से आएगी। बोलो भाई, क्लियर हो गया? तो ये जो रेड वाली लाइन है ये आपकी लाइन वन है। तो लाइन वन का हमने किस कलर से शो किया है? रेड कलर से। अब L2 पर आ जाओ। 0 पे 12। 0 पे 12। तो 0 पे 12 हम ले लेते हैं, मान लेते हैं ये 12। ठीक है, 0 पे 12। और दूसरा पॉइंट क्या है आपका? 6 पे 0, यानी कि एक्स 6 है। 6 में अगर यहाँ ले लेता हूँ, ये हो गया आपका 6। तो क्या आप एग्री करते हो ये जो लाइन 2 है आपकी ये कुछ इस तरह से आ जाएगी? ठीक है। तो लाइन 2 का कलर क्या है? ग्रीन। लाइन 2। अब L3 पर आ जाओ। L3 जो है आपका 0 पे 4 है। 0 पे 4 का यहाँ ले लो, 6 से थोड़ा नीचे। और 5 पे 0, 5 पे 0 का यहाँ ले लो। तो लाइन 3 जो है आपकी ये हो गई आपकी ब्लैक में। ठीक है, ये आपकी लाइन 3 है। तो लाइन 3 का जो कलर है आपका वो ब्लैक। ठीक है। अब देखो 0 0 टेस्ट है। अब ये देखो लाइन वन में अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ, अब इसकी इनइक्वालिटी के हिसाब से देखो, लाइन वन ये है आपकी। अब आप इस लाइन में देखो, अगर मैं यहाँ पे 0 + 0 करता हूँ तो क्या 0 12 से छोटा होता है? होता है। तो लाइन वन में तो आपका टेस्ट क्या हो रहा है? पास हो रहा है। लाइन वन में टेस्ट क्या हो रहा है आपका? पास। तो लाइन वन में हम लिख देते हैं P।
यहाँ पे जो टेस्ट है वो पास। अब लाइन 2 पर आओ। यहाँ पर अगर 0 + 0 करते हो तो क्या 0 12 से छोटा है? इसमें भी भैया टेस्ट पास हो गया, इसमें भी टेस्ट आपका क्या हो गया? पास। तो लाइन 2 में भी टेस्ट आपका पास है। लाइन 3 में आ जाओ। क्या 0 + 0 करने पे देखो, यहाँ पे अगर मैं 0 + 0 करूंगा, 0 क्या 0 20 से बड़ा होता है? नहीं होता। लाइन 3 में आपका टेस्ट हो गया फेल। लाइन 3 में आपका टेस्ट क्या हो गया? फेल। तो 1 और 2 में पास है और 3 में फेल है। अब देखो 1 और 2, 3 तो आपकी, ये आपकी, देखो 1 और 2 में पास है तो ये 1 है। तो 1 का कुछ शेड ऐसे आएगा कि पास है, ओरिजिन की तरफ आएगा। और ये आपका 2 है, इसका शेड भी ओरिजिन की तरफ ही आएगा। इस पे ब्लैक वाली में टेस्ट आपका फेल हो गया, तो इसका जो शेड है आपका वो ओरिजिन से अवे जाएगा। तो बेसिकली जो आपका शेड आएगा वो ये आएगा, ये जो तीनों का कॉमन रीजन है। इसमें ब्लू वाला टिक भी आ रहा है, रेड वाला भी आ रहा है और ग्रीन वाला भी आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स कितने आ रहे हैं? एक तो ये वाला है, 2, 3, 4 और 5। अब मान लो ये वाला जो पॉइंट है, देखो ये 4 था ना, तो इसका मतलब जो कॉर्नर पॉइंट्स है, एक पॉइंट आ गया ए, इसको मैं ए ले रहा हूं। ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है ये, तो ये वाला पॉइंट क्या है? 0, 4। इसको मैं ले रहा हूँ बी। तो दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या हो गया? 0, 6। इसको आप ले लो, या ये 5 था ना, तो इसको आप ले लो सी। सी, तो कॉर्नर पॉइंट सी क्या हो गया? 5, 0। इसको ले लो आप डी, तो डी क्या हो गया? 6, 0। और ई आपको निकालना पड़ेगा। अब ई के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा 1 और 2। अब यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसके लिए क्या करना होगा? सॉल्विंग 1 and 2। अब देखो 1 क्या है आपका? योर फर्स्ट इक्वेशन इज x + 2y = 12। 1 के लिए आपने लिखा x + 2y = 12। एंड सेकेंड इक्वेशन ये है, राइट? 2x + y = 12। तो आइडियली क्या करना चाहिए? मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर, और 2 को कर रहा हूँ 1 से। तो 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा 2x + 4y = 24। सेकेंड एज इट इज आ जाएगा 2x + y = 12। तो माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल, 4y - y क्या हो जाएगा? 3y। और ये हो जाएगा 12। तो y की वैल्यू आ गई 3। अब जो भी y की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू क्या आ गई? उसको पुट कर दो। पुट इन 1। पुट इन 1, तो जब इसको आप 1 में पुट करोगे तो देखो y की जगह 2 रखोगे तो 8 आएगा, और 12 से 8 को माइनस करोगे तो 4 आएगा। ये भी 4 ही आ रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है? 4। 4, 4। इसका मतलब जो आपका ई पॉइंट है, ई पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया ई। ये 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 जो ई पॉइंट है ये क्या है आपका? 4, ठीक है। अब ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, तो मैं यही लिख देता हूँ, दीज आर माई कॉर्नर पॉइंट्स। अब जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है उसकी वैल्यू क्या है? z = वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन इज 500x + 300y। 500x + 300y। अब देखो अगर मैं पॉइंट ए को रखता हूं तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 रखोगे y की जगह तो ये हो गया 1200 आ रहा है। तो पॉइंट ए रखने पर इस फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 12। क्या आ रही है? 1200। अब इस पे आ जाओ, 0, 6, तो ये तो 0, और यहाँ 6 रखोगे तो 1800। तो z की वैल्यू आ रही है 1800। यहाँ पे इस पॉइंट पर z की वैल्यू आ रही है 1800। इसके बाद देखो पॉइंट सी पर, यहाँ पे 5 रखोगे ये हो जाएगा 2500, और y तो 0 है। तो पॉइंट सी पर z की वैल्यू आ रही है 2500। पॉइंट सी पर z की वैल्यू आ रही है 2500, ठीक है। इसके बाद आगे देखो पॉइंट डी। अगर मैं यहाँ पॉइंट डी रखता हूँ तो ये 6 है, तो ये हो जाएगा 3000। तो पॉइंट डी रखने पर z की वैल्यू आएगी 3000। और पॉइंट ई भी देखो,
500 इंटू 4 कितना होगा 2000, और ये हो जाएगा 1200, तो ये हो जाएगा 3200। बात समझ में आ गई? तो पॉइंट डी पर जब आप रखोगे वैल्यू, पॉइंट डी रखने पर, पॉइंट डी पर जेड की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3000, और पॉइंट ई पर जेड की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3200। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 3200, और किस पॉइंट पर आ रही है ई पॉइंट। ठीक है, तो आप कहोगे दैट इज जेड मैक्सिमम वैल्यू is 3200 at x equal to 4 and y equal to 4, and this is the final answer of this question. बोलो भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक? दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 30 का जो एनालिसिस है वो होता है कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 31, इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है आपका, दैट E and F are two independent events such that P of, देखो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पहले आप एग्री करते हो, इसका मतलब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो P ऑफ E इंटू पी ऑफ एफ के इक्वल होगा। पहली इंफॉर्मेशन तो ये। और P ऑफ नॉट E अगर 0.6 है तो P ऑफ E 1 माइनस 0.6 दैट इज 0.4। P ऑफ E यूनियन एफ आपको दिया हुआ है, P ऑफ F फाइंड करना है, और P ऑफ नॉट E यूनियन F नॉट फाइंड करना है, नॉट F। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सिंपल सी बात है कि पी, अगर मैं आपसे पूछूं पी ऑफ ई यूनियन एफ क्या हो, तो आप कहोगे सर ये होगा पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन है। एग्री करते हो? अब देखो पी ऑफ ई यूनियन एफ की वैल्यू है 0.6, तो ये तो हो गया 0.6। पी ऑफ ई की वैल्यू यहां से आ जाएगी। पी ऑफ नॉट ई अगर आपका 0.6 है तो पी ऑफ ई कितना होगा 1 माइनस पी ऑफ नॉट ई विच इज इक्वल टू 0.4। तो पी ऑफ ई की जगह आ गया 0, ये मुझे फाइंड। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसका मतलब पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है मेरा, ये क्या होगा, इट विल बी माइनस पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। अब देखो ये जो इसको यहां ले जाओ तो ये हो जाएगा 0.2, और यहां से पी ऑफ एफ कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ई होगा, तो ये हो गया 0.2 इक्वल टू पी ऑफ एफ, और विद इन ब्रैकेट ये हो गया 1 माइनस पी ऑफ ई की वैल्यू कितनी आई थी, ये रही 0.4, ये हो गया 0.4। तो बेसिकली पी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया 0.2, ये मल्टीप्लाई में आएगा 0.6, तो लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा 0.6, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/3। पी ऑफ एफ तो आ गया। अब क्या फाइंड करना है, पी ऑफ नॉट ई यूनियन नॉट है, पी ऑफ नॉट ई यूनियन, अब इस पर डी मॉर्गन्स लॉ लगाओगे, याद है कुछ, पी ऑफ नॉट ई, पी को क्या हो गया, पी ऑफ नॉट ई यूनियन नॉट एफ, इसके इक्वल होगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होल नॉट, याद है कुछ, और ये किसके इक्वल होगा पी 1 माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। वेरी गुड। और पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ, तो भैया ये हो गया 1 माइनस पी ऑफ ई कितना था 0.4, तो ये हो गया 0.4, और इंटू पी ऑफ एफ आया था 1/3, तो डेसिमल हटा दो ये हो जाएगा 10। अच्छा डेसिमल हटाना ही क्यों, ये पार्टी हो ना, तो ये 3 into 1 3 माइनस 0.4/3, अब 3 माइनस 0.4 2.6 अपॉन में 3, अब हटाओ
2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. This is the final answer of this. चलो जी, तो इसी के साथ आपका फ्रैक्शन सी का एनालिसिस होता है. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे.